हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल उत्तुग एजुकेशन पर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के, जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके उसे देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमने छोड़ा था यहाँ पर मैन्योर और फर्टिलाइज़र तक। आज अपन पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन इरिगेशन यानी होता है सिंचाई। मतलब कि आपने खेती स्टार्ट की, आपने फसल उगाने के लिए बीज बोए, सोइंग की। सोइंग करने के बाद अब फसल उग गई। अब उसे ऐसी किस चीज़ की ज़रूरत है कि जिससे वो अच्छी रहे, हरी रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। तो उसके लिए हमको ज़रूरत होती है पानी की, और उनको पानी पहुंचाने वाले प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। चलो पढ़ते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सारे जीव जंतु जो भी हैं उन सबको पानी की सख्त आवश्यकता होती है। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको ये पता है कि प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो पानी है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। आपको पता ही है कि जो पानी होता है वो जो पौधों की जो जड़ें होती है उनके द्वारा सोख ली जाती है, मतलब एब्जॉर्ब कर ली जाती है वाटर। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो अब्जॉर्ब्ड। पानी के साथ साथ आप जो अपने मिनरल्स होते हैं कुछ, और जो कुछ फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि केमिकली बने होते हैं, वो भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर करीबन 90% पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। आपको ये पता ही है कि पानी कितना ज़रूरी है, कि अगर आप एक बीज बोते हो और अगर आपने उसको पानी नहीं दिया तो वो उगेगा कैसे। तो अगर सीड या अपना बीज है, अगर उसको अच्छी तरीके से उगाना है तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ जो कि पानी के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं, वो भी प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं, जो कि रूट के द्वारा अब्जॉर्ब किया गया है। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो पानी होता है वो जो अपनी फसलें होती है उनको ज़्यादा ठंड से और ज़्यादा गर्म हवाओं से भी बचाता है। हॉट एयर करंट्स का हम जैसे राजस्थान में अगर कोई आया हो या फिर कोई राजस्थान से हो तो आप जानते हो कि यहाँ पर हॉट एयर करंट्स को हम यहाँ पर लू कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म गर्म हवाएं चलती हैं। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. अगर आपको सॉइल के अंदर मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए, जिससे कि हमारी जो फसलें हैं वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, तो उसके लिए हमको हमारे खेत को पानी देना पड़ेगा, वो भी हर रोज़। द सप्लाई ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जो कि अपनी फसलें हैं उनको हम जो वाटर की सप्लाई करते हैं वो भी रेगुलर इंटरवल्स में, यानी एक अपना फिक्स टाइम होगा उस पर रोज़ हमको उन फसलों को पानी देना है। उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिंचाई। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब आपको पता ही है कि जो इरिगेशन है, सिंचाई है, वो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग टाइम में और अलग अलग टाइप में, मतलब कितनी मात्रा में उनको पानी देना और कितने नहीं देना है उसके हिसाब से होता है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। सॉइल टू सॉइल मिट्टी से मिट्टी, अगर काली मिट्टी होगी तो थोड़ा ज़्यादा, थोड़ी अगर अलग टाइप की होगी तो और थोड़ा कम, ऐसे मिट्टी पे भी डिपेंड करता है। सीज़न टू सीज़न, सीज़न से सीज़न में भी डिपेंड करता है। लाइक अगर बारिश का मौसम है तो आपको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इवन उसके अपोजिट देखें तो समर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। वाई इज़ इट सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? तो ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा है कि मतलब जो पानी का जो एवेपोरेशन होता है, एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो वाटर होता है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसमें यूँ बोला है कि वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? क्या ये सब जो पानी है वो उड़ जाता है मिट्टी और पेड़ पौधों के जो पत्तों से, उसकी वजह से तो नहीं कि पानी वो एवेपोरेट हो जाता है? अब देखो ये लड़का फिर आ गया, और आज है ना
ये सोच नहीं रहा, आज ही आंसर कर रहा है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। ये बोल रहा है कि इस साल मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ अपने पौधों को लेकर, क्योंकि मैं उन्हें अब प्रॉपर टाइम में पानी देता हूँ। क्योंकि उसने क्या किया था पिछली गर्मियों के टाइम की, जो उसके पौधे थे उसे इसने पानी नहीं दिया और वो पौधे बेचारे सूख गए। सो बस ये रिग्रीट कर रहा है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, मतलब इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेस हैं, सिंचाई के क्या क्या स्रोत हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। जो अपने सिंचाई के लिए जो पानी के जो स्रोत हैं वो है वेल्स, कुएं हैं, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, नदी, तालाब, डैम्स। डैम्स को हम कहते हैं जो कि बड़े बड़े जो बनाए जाते हैं पानी को रोकने के लिए, वो सब डैम्स होते हैं। कैनाल्स, ये जो छोटी छोटी नहरें होती हैं उन्हें कैनाल्स कहते हैं। हम ट्रेडिशन तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मतलब ऐसे अपने परंपरागत जो मेथड्स होते हैं सिंचाई के, हम उन्हें देखने वाले हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। जो कुओं के अंदर या फिर तालाब के अंदर या फिर जो अपनी नहरें हैं उनके अंदर जो पानी जो अवेलेबल है उनको निकालने के लिए बहुत तरह तरह के मेथड्स होते हैं अलग अलग एरिया में। सो क्या क्या है देखते। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। कैटल यानी जो कि अपनी गाय वगैरह या फिर कोई भी बैल वगैरह जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, या फिर जो आदमी होता है उसे भी मतलब वो खुद पानी निकालता है इस मेथड के अंदर। सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। बट ये मेथड मतलब इतना कॉस्टली नहीं होता, मतलब इतना मतलब पैसे वगैरह नहीं लगते, बट लेस एफिशिएंट है, मतलब इतना एफिशिएंट नहीं है। सो द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप। तो इसने आप देख सकते हो ये मोट क्या होता है, पुली सिस्टम। ये आदमी है, ये यहाँ से पानी खींचता है, ये यहाँ पर एक ये पुली लगी हुई है, इसके अंदर से ये पानी निकालता है। यहाँ पर ये खड़ा रह के यहाँ से खींच के इसको अंदर डालता है। यहाँ पर सॉरी ये यहाँ खड़ा रहता है और फिर यहाँ से इसको धीरे धीरे अंदर डालता है पानी लेके, फिर वापस खींच के अपने जो खेत वगैरह होते हैं उनके अंदर डालता है। सॉरी अगला है चेन पंप। चेन पंप आप देख सकते हैं, वेट अ मिनट, हाँ ये रहा चेन पंप। ये देखो इसके अंदर ये जो पानी है, यहाँ पर एक बकेट लगी हुई है। ये जो चेन पंप है ये यहाँ पर ये इसके साथ रस्सी अटैच है, ये खींची जाती है और ये जो बड़ा सा ये जो बकेट वगैरह कुछ भी है ये पानी भर भर के लेके ये जो छोटा सा कंपार्टमेंट है इसमें पानी डालता रहता है। और ये जो कंपार्टमेंट है ये खेत से मतलब खेत पर लगाया हुआ है, जिससे कि जो पानी इस बकेट में जो आ रहा है वो आगे की तरफ इसके अंदर गिरे और पूरे फील्ड में पानी जा सके। सो मिटा देते हैं इसको। ओके, इसमें थर्ड दे रखा है ढेकली। ढेकली के अंदर क्या होता है कि ये आप देख सकते हो, इसके अंदर है ना ये जो अपना लाइक कुछ पुली वगैरह कुछ नहीं होता है। लाइक ये देख सकते हो आप, इसने एक यहाँ पर लकड़ी ले रखी है बड़ी सी और नीचे यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर रख रखा है। ये आप पत्थर देख सकते हो, सॉरी आई हैव जस्ट इट। ये जो पत्थर देख सकते हो इसको नीचे बांधा हुआ है जिससे एक जगह स्टेबल रहे। यहाँ पर एक ये पेड़ का छोटा सा वो है, इसके बीच में लकड़ी डाल रखी है और यहाँ पर इसने रस्सी बांध रखी है। और यहाँ से ये जैसे जैसे पानी चाहता है वैसे वैसे बकेट से अंदर लेके बाहर लेके नहीं इधर अपने खेत पे पानी दे देता है। सो एक तरह से ये लाइक डिफरेंट चीज़ है। अगला दे रखा रहट। रहट तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो आप रहट सिस्टम देख सकते हो इसके अंदर एक बैल को बांधा जाता है यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसके साथ ये अटैच होता है। ये फिर यहाँ से इस पुली नहीं, ये जो ये बड़ा सा व्हील होता है इस व्हील को घुमाता है और इसमें से जो पानी होता है वो एक एक करके निकल के इन खेतों के अंदर चला जाता है ईजीली। सो देखेंगे इनको। Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. जो नॉर्मली देखा जाए जो पंप्स होते हैं उनको है ना मतलब यूज़ किया जाता है पानी को निकालने के लिए। और पंप्स को ऑपरेट करने के लिए आपको पता ही है कि कोई कोई डीजल आपने अपने खेतों में जो कि मतलब खेतों के अंदर देखा होगा कुछ
जो पंप्स होते हैं वो चलते तो कुछ डीजल से चलते हैं, कुछ बायोगैस से चलते हैं, कुछ बिजली से चलते हैं। सो अब अपन आते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मतलब कि आजकल के ज़माने में जो मतलब जो प्रचलित जो सिंचाई के कुछ मेथड्स हैं वो हम देखते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, मतलब कि जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं उसके अंदर हम जो पानी है बहुत ही एफिशिएंट वे में और बहुत ही मतलब जितना हमको यूज़ होगा उतने वाटर को हम यूज़ करेंगे, मतलब एक इकोनॉमिकली, मतलब उससे ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा और अपना काम भी हो जाएगा। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज, कुछ मेन मेथड्स दे रखे हैं उन्हें हम देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड दे रखा है स्प्रिंकलर सिस्टम, पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो ज़मीन होती है वहाँ पर पानी, मतलब उसके आसपास कहीं भी पानी की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर joined to the main pipeline at regular intervals। ये जो आप मैं ज़रा जूम कर दूँ इसे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो एक पंप लगा हुआ है यहाँ से पानी खींच रहा है अंदर से और इन पाइप्स के द्वारा ये जो आगे जा रहा है। और यहाँ पर एक ये बड़े बड़े स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, ये देखो इसके ऊपर ऊपर ये स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। ये स्प्रिंकलर्स के ऊपर मतलब यहाँ पर एक स्प्रिंकल टाइप कुछ लगा होता है और ये घूमते रहते हैं और इनमें से स्प्रिंकल टाइप लाइक फवारे टाइप पानी ऐसे बूंद बूंद करके, मतलब फवारे टाइप में पानी उन पर सॉरी अपनी फसलों पर जाता रहता है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle। आपको पता है मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ये पंप है, इस पंप यहाँ से इसको प्रेशर देता है पानी को अंदर से निकाल के, नींद में प्रेशराइज करता है, जिससे ये जो ऊपर नोजल्स हैं इनके जो मतलब ये जो ऊपर लगे हुए हैं फवारे टाइप, इनमें से पानी बहुत प्रेशर से निकलता है जिससे ये एकदम फवारे टाइप फसलों पर जाता है और ये बहुत ही एफिशिएंट भी होता है क्योंकि इससे पानी की बचत बहुत हो जाती है। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। मैंने आपको बताया कि जैसे कि बारिश ही हो रही है उन पर वैसे उन पर पानी जाता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। जो स्प्रिंकलर होता है जो कि अपना ये जो फवारा टाइप जो अपना ये जो भी है स्प्रिंकलर है, ये बहुत ही उपयोगी है लॉन्स के लिए। लॉन्स वो होते हैं जो कि छोटे छोटे अपने घर के पीछे या फिर जो छोटे मोटे लॉन्स होते हैं उनके लिए, या फिर घर के पीछे भी नहीं तो किसी के फार्म हाउस पे छोटा सा लॉन होगा तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कॉफ़ी प्लांटेशन जो भी अपन कॉफ़ी पीते हैं उसके जो प्लांट्स जहाँ उगाए जाते हैं वहाँ पर स्प्रिंकलर मेथड बहुत ही यूज़फुल है। और ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स है जहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, मतलब कि इस सिस्टम में ऐसा होता है, ये जो पाइप्स होते हैं ना, चलो मैं आपको इस डायग्राम से समझा देता हूँ। ये देखो ये पंप लगा हुआ है, इस पंप से पानी आया अंदर से, प्रेशर से इसने पानी लिया और यहाँ पे प्रेशर से तो नहीं, मतलब नॉर्मली पानी इधर डाल के छोड़ दिया। और यहाँ पर ये जो पाइप्स देख रहे हो ना आप, ये पाइप्स यहाँ पर छोटे छोटे एंड्स दे रखे हैं, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। इंडिविजुअल पौधे के साथ में एक छोटे छोटे मतलब ये छोटी छोटी पाइप्स दे रखी हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं मतलब पाइप के अंदर। और ये जो ओपनिंग्स है यहाँ से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप इनकी सीधी रूट्स में जाता है और इसे ही हम हमारा ड्रिप सिस्टम कहते हैं। सो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। अब इस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कि जो पानी जो होता है वो उनकी जड़ों पे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम, वही इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। और ये जो टेक्निक है ये सबसे बेस्ट है किसके लिए? फ्रूट प्लांट्स, लाइक जो अपन फल उगाते हैं उनके लिए, गार्डन छोटे छोटे गार्डन्स होते हैं उनके अंदर, या फिर जो पेड़ होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, ये जो पानी होता है वो इतना मतलब वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ प्योर। और ये एक तरह की बून है किसके लिए? ऐसी जगहों के लिए जहाँ पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो हल्की सी कम है। सो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स खरपतवार, उनसे हम इनको कैसे बचाएं? तो अगर हमको मतलब खरपतवार से बचाओ, Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो बूजो और पहेली जो कि उसके अंकल के घर गए थे समर वेकेशंस के टाइम, तो वो वापस मतलब वो जाते हैं उनके खेत में
तो देखते हैं कि गेहूँ का खेत है और वहाँ पर वो देखते हैं कि गेहूँ की फसल तो है, बट उसके साथ और दूसरे छोटे मोटे जो प्लांट्स हैं वो उगे हुए हैं। अब ये देखो वापस कंफ्यूज्ड है ये भैया और ये पूछ रहे हैं हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली, मतलब ये जो प्लांट्स उगाए गए हैं इनको क्या किसी मकसद के लिए उगाया गया, या मतलब मकसद का मतलब कि किसी वर्क के लिए उगाया गया, या फिर ये हमारे किसी काम आने वाला है। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crops. These undesirable plants are called weeds. अपने जो खेत होते हैं उसके अंदर अनचाहे पौधे जो होते हैं कि नेचुरली उग जाते हैं, हम इनको ऐसा नहीं कि मैंने बीज डाला, मैंने जानबूझ के डाला इसलिए उग गया, ऐसा नहीं है, ये नेचुरली उगते हैं। इस वजह से ये जो इनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं, खरपतवार, जिसे हिंदी में खरपतवार कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग, और जो हम वीड्स को जो हटाते हैं उस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। वीडिंग इसलिए इतनी ज़्यादा नेसेसरी है बिकॉज जो अपने ये जो पौधे होते हैं इनको प्रॉपर पानी, न्यूट्रिएंट, स्पेस और एक लाइट मिल जाए। चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि ये खेत है, उसके अंदर फसल उगी हुई है, एक पार्ट में गेहूं की फसल है और उसके साथ है ना छोटे मोटे वीड्स भी उगे हुए हैं। तो आप ही सोचो अगर मैं उसको पानी दूंगा तो जो वीड्स हैं वो भी जो हम गेहूं की फसल के लिए जो पानी डाल रहे हैं उसको भी वो यूज़ करेगी, उसके न्यूट्रिएंट्स को भी यूज़ करेगी, और साथ साथ जो लाइट आ रही है उनको, मतलब अगर ज़्यादा वो जल्दी जल्दी बड़े भी होते तो ज़्यादा अगर फैल गए इससे फिर जो हमारे जो फसल है जो कि हमारे काम की है उस पर लाइट भी नहीं पड़ पाएगी, उन्हें स्पेस भी नहीं मिल पाएगा और दे विल नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं ले पाएंगे एक तरह से। इस वजह से हमको वीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और इसीलिए ये जो अपनी फसलों की जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करती है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, और कभी कभी तो कुछ ऐसी वीड्स, ऐसी खरपतवार भी होती है जो कि फसल की कटाई के वक्त बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है और पॉइजनस भी हो सकती है जानवरों के लिए, कि गलती से किसी जानवर या ह्यूमन बींग को मतलब अगर कांटेक्ट में आ जाए तो वो पॉइजनस भी साबित हो सकती है। फार्मर्स सॉरी फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो बहुत तरह तरह के जो तरीके हैं वो अपनाते हैं जिससे कि जो हमारे खरपतवार है उनको हटाया जा सके और जो इनकी ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर दिया जा सके। टेलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप्स हेल्प्स इन uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil। मतलब कि जैसे आपने अपन सॉरी खेत है अपना, उस खेत को हमने सबसे पहले जोता, बुआई से पहले जो अपनी फसल है उसको बुआई से पहले अगर अपन जोतते हैं तो उस पर कभी कभी अगर जैसे कोई खेत होता है यूँ ही पड़ा है तो हम खेती कर रहे हैं हम, तो कभी कभी क्या होता है ना कि वहाँ पर वीड्स उगे रहते हैं पहले से, तो इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो पहले खेत को अच्छे से मतलब खुदवाते हैं जिससे ये जो वीड्स होते हैं वो ज़मीन से निकल जाते हैं और फिर वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और सॉइल में मिक्स होने के बाद वो सूख जाते हैं और फिर वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, फिर वो किसी भी तरीके से जो अपनी फसल है उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। हाँ, जो हमारी जो खरपतवार है, जो वीड्स हैं, उनको हटाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा, जब जब उनके जो फ्लावर्स हैं, जो सीड्स हैं, उनके उगने से पहले ही उन्हें हटा देना चाहिए। द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि अगर अब जैसे ऐसा कुछ मेथड, जैसे अगर अपन आपने चलो खेती भी कर दिया, आपके गेहूँ भी बो दिए, बट वो तो उग गए, अब क्या करें, अब तो खेत जोत भी नहीं सकते। अब क्या करना है हमको कि है ना उसको एक एक करके ज़मीन से निकालना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और बस टाइम से टाइम उस खेत का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई वीड तो नहीं उग रहा, अगर उग रहा है तो उसको निकाल देना बस। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। खुरपी एक छोटा सा औजार होता है जो कि वीड्स को निकालने में काम आता है। सॉरी अ सीड ड्रिल इज़ आल्सो यूज टू अप्रूट वीड्स। एक सीड ड्रिल भी होती है जो कि वीड्स को हटाने में काम करती है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। मतलब जो अपने खरपतवार होते हैं उनको हम काबू में कर सकते हैं कैसे, कुछ केमिकल्स द्वारा, और ऐसे केमिकल्स को हम कहते हैं वीडिसाइड्स। लाइक 2,4-D, ये कोई वीडिसाइड है जो कि यूज़ होता है खरपतवार को हटाने के लिए। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। जो ये
विडिसाइड्स है जो कि 2,4-D बताया, इसको खेतों में स्प्रे करते हैं, जिससे कि जो हमारी फसलों को ये चीज़ नुकसान नहीं करता, ये केवल जो वीड्स होते हैं उनको मार देता है, मतलब लाइक मारता है तो क्या मतलब ख़त्म कर देता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, मैंने बताया कि वो क्रॉप्स पे कोई अफेक्ट नहीं करता है। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर, मतलब उनको डाइल्यूट किया जाता है, मतलब उसको हल्का सा पानी के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे उसकी टॉक्सिसिटी बढ़े ना, टॉक्सिसिटी यानी मतलब उसका ज़्यादा अफेक्ट ना हो, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा इफेक्ट भी हानिकारक हो सकता है। चलो ये देख सकते हो आप डायग्राम के अंदर, ये देखो, आपने देखा ही होगा कि खेतों के अंदर ये देखो, ये इसने पीछे ये टांग रखा है, सॉरी, ये देख सकते हो इसने पीछे टांग रखा है, इसमें ये जो 2,4-D है उसके साथ थोड़ा सा वाटर, मतलब वाटर और 2,4-D उन दोनों को मिक्स किया है, इसको डाइल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। और ये आगे इस पर स्प्रे कर रहा है, जिससे कि उसकी जो वीड्स हैं वो हट जाएं। सो ओके, अब ये देखो भैया जी, ये फिर से आ गए यहाँ पर, सोचने लग गए भाई साहब जी, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये। डू विडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द विडिसाइड स्प्रेयर, ये जो अपना विडिसाइड है, जो कि आदमी है वो लेके खड़ा है, वो स्प्रे कर रहा है, क्या ये अपने जो आदमी है उसको अफेक्ट भी कर सकता है क्या, लाइक उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए ऐसा कुछ। एज ऑलरेडी मैंशन द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, अगर पहले मेंशन कर दिया था कि तुम्हें कि जो ये वीडिसाइड्स होते हैं उनको कब अपन स्प्रे करेंगे, जब वो जो अपने वीड्स हैं उनके ना ही फूल आए हुए हो, ना ही उनके सीड फॉर्मेशन हुआ हो, उससे पहले ही उन खरपतवारों के ऊपर वो स्प्रे कर दिया जाए। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ फार्मर्स, सही बात बोल रही है कि जो विडिसाइड्स हैं उनको अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो यस वो हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं किसानों की। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, और सो इन्हें ये जो केमिकल्स हैं वो किसानों को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर दियर नोज़ एंड माउथ विद पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स, मतलब जब वो केमिकल्स का छिड़काव करते हैं उस वक्त उनके नाक या मुंह को अच्छी तरीके से ढक देना चाहिए, या फिर कोई मास्क टाइप कुछ लगा देना चाहिए। सो अपना नेक्स्ट पार्ट है हार्वेस्टिंग। चलो अपनी फसल उग चुकी है, बढ़िया एकदम तरोताज़ा, बढ़िया मस्त मस्त खेत दिख रहे हैं गोल्डन गोल्डन से। सो अब करेंगे हम हार्वेस्टिंग, मतलब देखते हैं कि हार्वेस्टिंग प्रोसेस क्या है ये। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इंपॉर्टेंट टास्क, अब आपको पता ही है हार्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। आपने फसल काटी, वो बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, तो अब उसको काटना पड़ेगा। सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब उनको पूरा ज़मीन से उखाड़ लिया जाता है या फिर उन्हें काट दिया जाता है, इसके अंदर यही होता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। एक जो भी अपनी क्रॉप होती है, सीरियल क्रॉप ऐसी होती है जैसे वीट, मेज़ वगैरह, ये सब सीरियल क्रॉप्स होती है। ये जो क्रॉप्स होती है इनको 3 से 4 महीने लगते हैं पकने में, लाइक उनको अच्छे से फॉर्म होने में। हार्वेस्टिंग इन अ कंट्री इज़ आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन। हमारे देश के अंदर जो खेतों के अंदर जो फसलों की कटाई होती है वो या तो सिकल या आप देख सकते हैं ये सिकल ऐसा दे रखा है, इसने हाथ में पकड़ रखा है, इट सीम्स टू डेंजरस आई गेस। सो ये तो सिकल से करेंगे या फिर मशीन, मशीन तो है ही, हार्वेस्टर की मदद से भी कटाई की जाती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रीन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ। अब आपने फसल की चलो कटाई कर दी, अब जो कि अन्न है, जो कि दाने वगैरह जो भी हैं वो तो किसी एक कवरिंग के अंदर होते हैं, तो हमको उनके अंदर से निकालना पड़ेगा। आपको गेहूँ पता है किसी कवरिंग के अंदर होता है, उस गेहूँ को निकालना अलग करना पड़ेगा, और वो एक तरह का वेस्ट ही है, वेस्ट तो क्या कह सकते हैं, वो आगे भी काम आता है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग, जो कि हम जो जिसके अंदर सीड है उस शेफ के अंदर, उसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। ये जो आप कॉम्बाइन देख सकते हो कितना तगड़ा है, ये हार्वेस्टिंग भी करता है और थ्रेसिंग भी करता है, लाइक जो अपना गेहूं की जो फसल होती है, जो कि पूरी उसके अंदर से जो अनाज जो अन्न निकालना होता है, वो भी ये काम यही कर देता है, लाइक ऑटोमेटिक है। ओके, ये लड़की को आप देख सकते हो यहाँ पर आ गई है,
और इसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि शौक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विद which are burned by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the fields. So अभी आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर खेती होगी, चलो आप ये एग्जांपल देख लो, यहाँ पर खेती होगी तो यहाँ पर कुछ है ना वेस्ट बच जाता है। लाइक आपने है ना गेहूँ की फसल होगी, आपने उसको काटा काटा तो उसके जो नीचे के जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जो पार्ट बच जाता है ना, उसको जो किसान होते हैं उसे जला देते हैं। तो ये जो पहेली है ना वो मतलब हल्की सी चिंतित है कि उसको पता है कि अगर आप उस चीज़ को जलाओगे तो उससे प्रदूषण होगा। तो ऐसा प्रदूषण होगा ही होगा, और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि जो खेत के अंदर एक साइड में जो कोई भी फसल रखी है वो क्या पता अपनी आग पकड़ ले या फिर दूसरे जो फसलें उनको डैमेज कर दे। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सॉरी फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड सेफ बाय विनोइंग। ओके, जो ये अपने किसान होते हैं वो छोटे छोटे एक होल्डिंग्स होती है, स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड टू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि विनोइंग क्या होता है। ये देखो विनोइंग मशीन, या फिर अपने गांव में, चलो मैं आपको बताता हूँ। आपने जैसे आपकी नानी दादी कोई भी गांव के अंदर जो होते हैं, आपने के घर में फसल कट के आई है, वो थ्रेसिंग वगैरह सब हो चुकी है, अना चुका है, बट उसके बाद भी उसके अंदर हल्का हल्का सा कुछ पार्ट बस शेफ रह जाता है। तो उसको है ना आप देखोगे बड़े से उसके अंदर जो अपने मैन्युअली हाथ से जो करते हैं, ऐसे हवा में उछालते हैं, फिर वो ऐसे हवा में उछालते हैं, फिर उसके बाद उसको ऐसे ज़मीन पर ऐसे डालते हैं, और जो हवा आती है उससे जो अपना शेफ़ होता है वो एक साइड इकट्ठा हो जाता है और नीचे जो गेहूँ हैं वो गिर जाते हैं। सो एक तरह का ये मैनुअल चीज़ हो गई। वापस उछाल के उसको ज़मीन पे डालते हैं तो हवा चलती है, तो जो शेफ़ होता है जो कि कचरा होता है वो एक साइड हो जाता है और गेहूँ अपने नीचे गिर जाते हैं, बिकॉज़ वो हल्के से लाइट वेट होते हैं तो वो एक साइड हवा से साइड हो जाते हैं। सो ये तो मैंने आपको अपना जो अपने गांव में यूज़ होता है, बाकी विनोइंग मशीन है, इसके अंदर आप डालोगे तो अपना जो छोटा मोटा शेफ़ होगा वो भी अलग हो जाएगा और अपना गेहूँ अलग आ जाएगा, और इसके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा ही हुआ है। ओके, सो चलो ये छोटा सा हार्वेस्ट फेस्टिवल भी देख लेते हैं जो येलो पार्ट में है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मतलब जो मतलब कि खेतों की जो अंदर कटाई होती है उसको एक तरह का कई जगह पर उत्सव भी माना जाता है कि उनके वहाँ की कटाई हो रही है। सो लेट्स सी, आप आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest। 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आता है जिस दिन फसलों की कटाई होती है। उस दिन जो एक किसान होता है उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट होती है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो कि आप नज़ारा देख सकते हैं, जो गोल्डनिश या फिर मतलब अच्छी अच्छी जो फसल हैं जो कि खेतों में खड़ी है, हवा के साथ जो उनकी लहरें हैं जो हम देख सकते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। लेडन विद ग्रेन्स, जो कि मतलब आपको उनके जो ऊपरी वाला जो भाग होता है उसके अंदर आप देख सकते हो कि ग्रेन्स कैसे झूम रहे होते हैं। फील्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, जो उन किसानों का जो दिल है, मतलब ये जो पूरा नज़ारा देख के जो किसानों का दिल है वो बहुत ही मतलब खुशी से भर जाता है, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने इतना मेहनत किया और उनकी जो मेहनत है वो आज रंग लाई। The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little। मतलब उन्होंने जो पिछले सीज़न जो भी मेहनत की, आज उन्हें उस मेहनत का फल दिख रहा है, मतलब मिल चुका है, और आज अब उनके जो अभी जो ये टाइम आ चुका है कि वो थोड़ा रिलैक्स करें और थोड़ा सा एंजॉय करें। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये जो अपना टाइम पीरियड होता है फसल की जो कटाई का, वो इंडिया के अंदर, अपने भारत देश के अंदर एक खुशी का मौका होता है। men and women men and women सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म। जो अपने आदमी जो अपने भारतवासी जो अपने भारतीय लोग हैं वो इसे बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही उत्साह के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबान्य एंड बिहू। ये जो कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स दे रखे हैं हार्वेस्ट सीज़न के, वो आप देख सकते हो, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबान्या एंड बिहू। ये कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं जो कि इंडिया के अंदर मनाए जाते हैं।
सो नेक्स्ट, चलो अब अपन ने कटाई कर ली, अपन ने विनोइंग भी कर ली, थ्रेसिंग भी कर ली। अब क्या करना है भाई, अब अपन को जो अपना गेहूँ है, जो अन्न है, उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। उसका क्या, तो चलो अपन वो देखते हैं। अब स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो अपन ने इकट्ठा, जो अपना जो गेहूँ है, जो भी है, अपनी फसल है, वो तैयार हो चुकी है, तो अब उसे स्टोर करना भी तो कितना इंपॉर्टेंट है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो अपनी, चलो अपन ने फसल उगा ली, फसल कट काट ली, और अब अपन सब लेके आ चुके हैं, अपनी जो फसल है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यूँ बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती वो, तो अपन यूँ है नहीं एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए रहेगी। तो अगर वो लंबे टाइम के लिए रहेगी, तो उसे एक ऐसी जगह पर रखना होगा जिससे जो हमारी जो ग्रेन्स है, जो कि हमारे जो अन्न है, वो सुरक्षित रहे। किससे, मॉइस्चर, नमी से, कुछ इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़ों से, या फिर चूहों से, या फिर छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं उन अन्न को, उनसे बहुत ज़्यादा सेफ होना चाहिए वो स्टोरेज वाली जगह जहाँ पर आप अपना जो अन्न है वो स्टोरेज करना चाहते हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो, हाँ, जो अपने जो फसल की कटाई के बाद जो अपना अन्न जो हम जो पाते हैं, वो जो अपना ग्रेन होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब मॉइस्चर होता है, वो हल्के से नमी वाले होते हैं। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism, make them unfit for use or for germination। जो हमने फसल के बाद, सॉरी, फसल कटाई के बाद जो हमारी जो अन्न जो हमारे को प्राप्त हुआ है, उसको अगर आपने नहीं सुखाया और यूं ही रख दिया स्टोरेज के अंदर, तो वो के तो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सड़ा दिए जाएंगे, और फिर आगे के टाइम के लिए वो अनफिट हो जाएंगे यूज़ के लिए, उनको फिर हम यूज़ नहीं कर सकते, और वापस से बुआई के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them। इसलिए आपको जो हमने हार्वेस्टेड क्रॉप्स के जो ग्रेन है, जो कि अन्न है, उसको हमें अच्छे से धूप के अंदर सुखाना है, फिर उसके बाद उसको स्टोर करना है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। मतलब ये जो बैक्टीरिया, फंजाई, पेस्ट होते हैं, उनसे प्रिवेंट करेगा, उनसे बचाएगा, अगर आप उनको अच्छे से उसका मॉइस्चर रिमूव करके स्टोर कर रहे हो तो। सो ये लड़की आ गई वापस, ये पूछ रही है, मतलब बोल रही है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। अब ये सोच रही, यार मैंने मेरी मम्मी को देखा, वो जो हमारा एक बड़ा सा ड्रम है जिसके अंदर हमारे गेहूँ रखे हैं, जो कि लोहे का ड्रम है, उसके अंदर मामा कुछ सूखे नीम के पत्ते डाल रही हैं। तो मैं एकदम शॉक हो गई, ऐसा क्यों। सो नीचे देखते हैं। सो इसका आंसर तो शायद हमें ही देना पड़ेगा। ओके, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। कि जो ये जो नीम के पत्ते हैं वो क्यों डाले जाते हैं गेहूँ के, जो भी हम स्टोरेज कर रहे हैं उसके अंदर डालने से ऐसा होता है कि ये जो गेहूँ के पत्ते एक तरह का, सॉरी, एक तरह की मतलब लाइक मेडिसिन टाइप कुछ होती है, जो कि अगर आप गेहूँ या फिर जो भी अपने स्टोरेज के अंदर डालते हो, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह सब उससे दूर भागते हैं, बिकॉज़ वो एक तरह का एक एंटी बैक्टीरियल चीज़ हो जाती है। सो नीम का जो पत्ता या फिर जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, अगर आप उनको अपने गेहूँ के जो जहाँ पर स्टोरेज अगर वहाँ पर डालते हैं, तो जो चूहे वगैरह भी हैं एक बार से मतलब नहीं आते हैं उसके पास। सो एक अच्छा मेथड है अपने स्टोरेज के अंदर जो अपने गेहूँ हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए। सो नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटलिक बीन्स। आपको पता ही है जो किसान होते हैं वो जो अपने गेहूँ या फिर जो भी अपने जो अन्न है उसे के तो जूट बैग, यानी जो हम हिंदी में जैसे कहते हैं बोरी, बोरी के अंदर स्टोर करते हैं, या फिर मेटलिक बीन्स, या फिर जो अपने मेटल के छोटे छोटे जो बड़े बड़े जो ड्रम्स होते हैं उनके अंदर, जिन्हें हम अपनी भाषा में कोटियाँ भी बोलते हैं, कोटिया के अंदर स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects। So अभी जैसे आपने, चलो अपने छोटे मोटे जो किसान होते हैं वो तो चलो बोरियों में या फिर मेटलिक बीन्स के अंदर स्टोर कर लेंगे, बट अगर बड़े पैमाने पर कोई खेती करी गई और वहाँ से जो हमको अन्न मिला है उसको स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े जो सिलोज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, और ग्रेनरीज भी वही है। सिलोज या फिर ग्रेनरीज के अंदर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जो पेस्ट्स लाइक रैट्स और जो इंसेक्ट्स होते हैं इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए उनके अंदर स्टोर किया जाता है। अब आपको हम दिखाते हैं
ये रहा देखो सिलोज क्या होता है, ये आप देख सकते हो। ये सिलोज ये बड़े बड़े से ये कंपार्टमेंट्स बड़े हुए होते हैं, इनके अंदर जो हमारे ग्रेन्स है वो हैं। सो एक ये यहाँ पर सेफ रहते हैं बिल्कुल। और ये आप देख सकते हो ग्रैनरीज, मतलब वही है कि आप जो अपनी बोरी है, बोरी में भर भर के गेहूँ एक बड़े से हॉल या फिर ये जो ग्रीनरी होती है इसके अंदर डाल देते हो, तो इसको हम अपना ग्रीनरी कहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये आपको कोई एक्टिविटी दे रखी है, या आप एक्टिविटी ट्राई करें, आप फाइंड करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। ये देख रखा है मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। आप ये टेबल देखना, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखना और मुझे बताना इसके बारे में कमेंट बॉक्स में। So after completing this table you must have seen that like plants animals also provide us with different kinds of food। अगर आपने ये टेबल कंप्लीट की होगी तो आपको पता चलेगा, अगर आप ये करोगे तो आपको पता चलेगा जो कुछ प्लांट्स है, जो कुछ पौधे हैं, ये जो जानवर है, ये हमको बहुत तरह तरह के फूड्स भी प्रोवाइड कराते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कुछ ऐसे लोग जो कि समुद्री जगहों के पास रहते हैं, समुद्री तटों पर रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ पर रहते हैं, वो ज़्यादातर जो अपनी डाइट है, डाइट के अंदर फ़िश को इंक्लूड करते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर फ़िश अवेलेबल होती है, इसलिए इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड डेट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने अपनी पिछली क्लासेस में देखा होगा कि जो जो फूड है उनके बारे में, जो अपना इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड डेट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने जो पौधों से जो अपन को खाना या फिर जो फूड प्राप्त होता है उसके बारे में अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा ही होगा। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एटसेट्रा। आप अब अपन ने देखा ही था कि जो अपने फसलों की जैसे प्रोडक्शन करनी, अपन को वो फसल उगानी है करनी, उसके लिए कितना ज़्यादा हमको पहले सीड्स लेने पड़े, उनको बोना पड़ा, खेत को जोतना पड़ा, फिर उसके बाद बहुत तरह तरह के काम करने पड़ते हैं। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर। वैसे ही जो हमारे जो जानवर हैं उनको भी हम खेती के अंदर, मतलब एक खेती के साथ साथ उनको भी हम पालते हैं, उनको फिर अच्छा रहना दिया जाता है, उनको अच्छा खाना दिया जाता है और उनको एक प्रॉपर केयर दी जाती है। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब ये सब कुछ बड़े पैमाने पर हो, लाइक बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रहा हो, तो इसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। याद रखें, इसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। चलो ये लड़की फिर आ गई, ये कह रही है फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट सी कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। आपको एक फैक्ट बता रही है कि जो फ़िश है, जो मछलियाँ हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और उससे हमें कॉड लिवर ऑयल भी मिलता है फ़िश से, जो कि विटामिन डी से बहुत ज़्यादा रिच होता है। सो ये जो अपना चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है, ख़त्म होता है। सो ये जो आपके कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं इन्हें आप देख सकते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो कि हमारी खेती के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिस, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपनाते हैं हमारी खेती के लिए। एनिमल हस्बेंड्री, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एनिमल हस्बेंड्री वो होती है जिसके अंदर जो फार्मर्स या फिर जो किसान होते हैं वो जानवरों को पालते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको एक अच्छा रहने की जगह देते हैं और फिर उनकी केयर करके उनसे फूड का प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप, अपनी फसल, फर्टिलाइज़र जो कि केमिकली बनते, ग्रेनरीज जहाँ के अंदर जो हम बोरी के अंदर जो गेहूँ रखते हैं उनको बड़े पैमाने पर उस स्टोरेज में रखा जाता है। हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई, इरिगेशन, सिंचाई, खरीफ आपको याद होगा खरीफ क्रॉप क्या होती है, आप देखना। मैन्योर यानी जो अपना खाद होता है, प्लग यानी जोतना, रबी जो अपनी रबी एक वही खरीफ, रबी, आप ये सब रिकॉल करने के लिए जो आपने टर्म्स हैं इन सबको कीवर्ड्स हैं, इन सबको याद रखें, इनके बारे में दिमाग में बैठा के रखें कि हाँ अगर मेरे सामने ये टर्म आती है तो मैं इसे कैसे एक बार में एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, सो आप ये भी देख सकते हैं कि आपने क्या क्या अब तक सीखा है या आप पढ़ें, इसको समझें। अब आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो आप ये देख सकते हैं, एक तरह की आपके लिए समरी होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो अब बात आती है एक्सरसाइज पर। सो अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, देखेंगे, समझेंगे और मस्ती से करेंगे। सो बच्चों ख्याल रखें अपना, पढ़ते रहें, हेल्दी रहें और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका दोस्त है उसको बताएं कि देखो
हम पढ़ रहे हैं। सो आप अपने कोई भी दोस्त हैं उन्हें शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसका इंस्टेंट तो नहीं, बट जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर आप इसके जब हम ये एक्सरसाइज के लिए वीडियो लाएंगे, उसके बाद जो सॉल्यूशंस वगैरह होंगे उन सबको भी हम एक हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे। और टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाके आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे हमारी एक्सरसाइज। बाय।